हमने यहाँ पर जो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की शुरुआत की उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की ज़मीनों में बैंगन और टमाटर ये क्रॉप हम नहीं ले पाते थे। उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ की ज़मीनों में बैक्टीरियल विल्ट नामक बीमारी आ गई थी और दूसरा उसमें कुछ निमेटोड की भी समस्या थी। हमें मालूम पड़ा कि पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली IRI में उन लोग के पास एक ऐसी जंगली किस्म है जिसमें न बैक्टीरियल विल लगता है न निमेटोड लगता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, सोलेनम टॉर्वम। ये बीज हमें थोड़ी सी मात्रा में हमें पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से प्राप्त हुआ और उसके बाद हम लोगों ने प्रयोग चालू किए और इसी के ऊपर में हमने बैंगन और टमाटर की अच्छी किस्मों को ग्राफ्ट किया। ऐसी किस्में जो हमारी ज़मीन में नहीं सर्वाइव कर रही थी और बैक्टीरियल विल्ट के कारण मर जा रही थी, लेकिन जब हमने सोलेनम टॉर्वम के ऊपर में ग्राफ्टिंग की तो हमने बैंगन और टमाटर की भरपूर फसल ली। प्राचीन काल से ही मसाला उत्पादन में भारत का स्थान अद्वितीय रहा है। तभी तो भारत मसालों की भूमि के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। बीजीय मसालों में सौंफ शामिल है। सौंफ की खेती मुख्य रूप से मसाले के रूप में की जाती है। भारत विभिन्न मसालों का उत्पादक देश, निर्यातक देश और उपभोक्ता रहा है। मसाला वाली फसलों में बीज मसाला वाली फसल का अलग ही स्थान है और बीज मसाला वाली फसलों में सौंफ का विशेष स्थान प्राप्त है। सौंफ के दाने हरे रंग के होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, बारीक होते हैं और मोटे होते हैं। बारीक वाले जो सौंफ है वो हम चबाने के पर्पज़ से उपयोग करते हैं और जो मोटे दाने वाले सौंफ है उसे हम अचार एवं विभिन्न तरह की सब्जियों में उपयोग करते हैं। सौंफ बहुत से खनिज लवणों से भरपूर होता है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एवं फाइबर की भी प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। हम भारतीयों में सौंफ को भोजन के पश्चात खाने का प्रचलन है। सौंफ हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और यदि सौंफ का सेवन हम मिश्री के साथ करें, बादाम के साथ करें, तो ये हमारी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। सौंफ से एक बहुत ही कीमती वोलेटाइल तेल भी प्राप्त होता है। सौंफ के बीजों से तेल भी निकाला जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों में की जाती रही है। लेकिन किसान भाइयों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी सौंफ की उन्नत खेती होने लगी है। कोरिया जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सहयोग से सौंफ की खेती और सफल खेती की जा रही है। किसान भाइयों, सबसे अच्छी उपज के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु उत्तम मानी जाती है। यदि आप सौंफ की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। सौंफ के लिए मुख्य रूप से शुष्क जलवायु एवं ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी गई है, यानी कि कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। यदि वातावरण का तापमान 30 डिग्री से अधिक हो जाए तो सौंफ के वानस्पतिक वृद्धि में विपरीत प्रभाव पड़ता है। सौंफ के लिए 15 से 25 डिग्री तक का तापमान उपयुक्त माना गया है। सौंफ में यदि फूल निकलने लगे, छत्रक आने लगे, उस समय यदि वातावरण में आर्द्रता अधिक हो तो कीट एवं रोगों का प्रकोप हो सकता है। सौंफ की खेती हम वैसे तो हर तरह की भूमि में, हर तरह की मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं, परंतु हमें रेतीली मिट्टी में इतनी अच्छी उपज प्राप्त नहीं होगी। सौंफ के लिए हमने जिस मिट्टी का चयन किया है, जिस भूमि का चयन किया है, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए एवं जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।
यदि मैं पीएच की बात करूं तो मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मृदा का पीएच यदि 5.5 से 7.5 हो तो ऐसी मिट्टी में हम सौंफ की खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सौंफ की खेती के लिए बालवी दोमट मिट्टी को सर्वोत्तम माना गया है। जिस मिट्टी में हम सौंफ की खेती करना चाह रहे हो उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद हो तो सौंफ की पैदावार बढ़ जाती है। भूमि की बात करें किसान भाइयों, तो रेतीली भूमि को छोड़कर सभी तरह की भूमि में जिनमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ विद्यमान हो, उनमें सफलतापूर्वक सौंफ उगाई जा सकती है। इसकी खेती के लिए उर्वरक और अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सौंफ की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए हल्की मृदा की अपेक्षा भारी मृदा ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 6.6 से 8.0 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले 1 या 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या हैरो लगाकर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी करके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। खेत को खरपतवार, कंकड़, पत्थर इत्यादि अन्य चीजों से मुक्त रखना चाहिए। खेत को तैयार करते समय समतल करके सुविधानुसार क्यारियां बना लेनी चाहिए। जिस भूमि में जिस मिट्टी में हमको सौंफ का रोपण करना है, हमें चाहिए कि उस मिट्टी की हम 2 से 3 बार गहरी जुताई कर ले। प्रत्येक जुताई के बाद हम उसमें पाटा चला के खेत को अच्छी तरह से समतल कर ले, भुरभुरी कर ले। पहला विधि है डायरेक्ट सोइंग यानी कि सीधी बुआई। सीधी बुआई के लिए हमारे किसान भाइयों को कम से कम 10 से 12 केजी का बीज दर लगेगा। और जब हमारे किसान भाई सीधी बुआई कर रहे हो तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे की जो दूरी है बीज से बीज की दूरी यानी कि पौधे से पौधे की दूरी हमें 30 से 35 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। दूसरा विधि है रोपण विधि यानी कि ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग मेथड के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी होगी और 1 हेक्टेयर में यदि हमारे किसान भाई सौंफ की खेती करने के इच्छुक हो तो उसके लिए हमें 100 मीटर स्क्वायर की नर्सरी बनानी होगी। तो 100 मीटर स्क्वायर की जो नर्सरी हम बनाएंगे किसान भाइयों, वो हमें रेज्ड बेड यानी कि उठी हुई ज़मीन से करीब 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई नर्सरी बनानी है। और इसके लिए जो बीज दर हमें लगेगा वो करीब 2 से 3 केजी के आसपास लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए। तो नर्सरी में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से भुरभुरी करके बहुत अच्छे तरीके से खेत को तैयार कर ले और नर्सरी में बीजों को कतार बोनी करें और बीज को अच्छी तरीके से किसान भाई उपचार कर ले। उपचार करने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि बोवेस्टिन नाम का फफूंदनाशक को 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करके उसे 20 मिनट तक ठंडे स्थान पे छांवदार स्थान में सुखा ले। करीब 4 से 5 हफ्ते में मुख्य खेत में रोपण करने के लिए तैयार हो जाती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों से आप कुछ उन्नत किस्मों की जानकारी भी ले सकते हैं। कुछ खास सौंफ की किस्में प्रचलित हैं किसान भाइयों, जिनमें RF 105। इनकी खासियत यह है कि इसके पौधे बड़े सीधे और मजबूत तने वाले होते हैं। इस किस्म में छत्रक बड़े और मोटे दाने वाले होते हैं। ये किस्म 150 से 160 दिनों में पक जाती हैं। इसी तरह कई उन्नत किस्में हैं जिनमें RF 125, PF 35, गुजरात सौंफ 1, 2 और 11 इत्यादि शामिल है। सौंफ की मुख्य रूप से अजमेर फैनल 2, राजस्थान फैनल 35,
101, 125, उदयपुर फैनल 31 एवं 32, ये कुछ उन्नत किस्में हैं जिसे हमारे किसान भाई यदि लगाएंगे तो उन्हें अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त होगी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाइयों, हर फसल की बुआई का एक निश्चित समय होता है। सौंफ एक लंबी अवधि में पकने वाली फसल है। रबी की शुरुआत में बुवाई करना अधिक उपज के लिए सबसे लाभदायक होता है। सौंफ को सीधा खेत में या पौधशाला में पौधे तैयार करके रोपाई की जा सकती है। सौंफ की बुवाई के लिए अक्टूबर का पहला सप्ताह सर्वोत्तम माना जाता है और नर्सरी विधि से बोने पर नर्सरी में बुवाई जुलाई अगस्त माह में की जा सकती है और 45 से 60 दिन के बाद पौधों की रोपाई कर दी जाती है। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए गोमूत्र से बुवाई से पूर्व उपचारित कर लेना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा बीज को बाविस्टिन दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करना चाहिए। किसान साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में सौंफ की खेती अब कृषि विज्ञान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों की विधियों की वजह से आसान हो चली है। तभी तो कोरिया जिले के कृषि विज्ञान केंद्र ने सौंफ की खेती से अनगिनत किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। सौंफ की बुवाई निम्न प्रकार से की जा सकती है: बीज से सीधी बुवाई और रोपण विधि से। किसान भाइयों, बीज के द्वारा बुवाई क्यारियों में बीजों से छिड़ककर या 45 सेंटीमीटर दूर कतारों में बोते हैं। इस विधि में बीजों को छिड़कने के बाद लोहे की दंताली अथवा रेक से 2.0 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी से ढक देते हैं। कतार विधि में
45 सेंटीमीटर की दूरी पर हुक की सहायता से लाइनें खींच देते हैं और 2 सेंटीमीटर गहराई पर उपचारित करते हैं। बीजों की बुवाई करके तुरंत बाद क्यारियों में पानी दे दिया जाता है। बीजों का अंकुरण 7 से 11 दिन के बाद शुरू हो जाती है। अंकुरण के बाद पहली निराई गुड़ाई के लिए समय अतिरिक्त पौधों को कतार से निकालकर पौधे से पौधे की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। किसान साथियों, यदि सौंफ के बीजों को भिगोकर बोया जाए तो उनका अंकुरण आसानी से हो जाता है। रोपण विधि की बात करें तो इस विधि से सौंफ की बुवाई करने के लिए सबसे पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं। जुलाई के माह में 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 100 वर्ग मीटर भूमि में 3 गुणित 2 मीटर आकार की क्यारियों में 15 से 20 टोकरी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला देना चाहिए। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाकर बीजों की बुवाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि समय समय पर जरूरत के अनुसार पानी देते रहें। 40 से 45 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे, जिससे 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में रोपाई कर दें और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, अगर पिछली फसल में गोबर की खाद या कंपोस्ट डाली गई हो तो सौंफ की फसल में अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा खेत की जुताई से पहले 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद कंपोस्ट खेत में समान रूप से छिड़ककर मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 90 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस पूरी मात्रा खेत में अंतिम जुताई के साथ देवें। शेष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटकर 30 किलोग्राम बुवाई के 45 दिन बाद और शेष 30 किलोग्राम फूल आने के समय फसल में सिंचाई के साथ देना चाहिए। खेत तैयार करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि 10 से 15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद पूरे खेतों में अच्छी तरीके से फैला दें और नाइट्रोजन की करीब किसान भाइयों को 80 केजी, फास्फोरस की 60 केजी, पोटेशियम की करीब 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होगी। फास्फोरस एवं पोटेशियम की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन का 1/3 भाग हमें खेत तैयार करते समय ही खेतों में डालना होगा। जो नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा है, अब उसे हमें 2 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। एक भाग को हमें पौधे जब 30 दिन या 35 दिन के हो जाए उस समय उनका छिड़काव करना चाहिए और जो बचा हुआ नाइट्रोजन का भाग है उसको हमें पौधे जब 60 से 65 दिन के हो जाए उस समय खेतों में छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, नीम की खली पूरे खेत में जरूर डालें। गर्मियों में खेत की जुताई अवश्य करें। इससे भूमि में आने वाली बीमारियों का प्रकोप नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि हम स्वस्थ होंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल वैसे ही आपका खेत अगर स्वस्थ हो तो फसल भी स्वस्थ होंगे। यदि आपका खेत बीमार है तो फसल भी बीमार होंगे। इसलिए हमेशा ऐसी कोशिश रखें किसान भाइयों कि हमारा खेत हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि सौंफ में अधिकतर छाछिया रोग, झुलसा और गुड़िया रोग लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए गौमूत्र, नीम इत्यादि के मिश्रण का छिड़काव नियमित करते रहना चाहिए। पुष्पकाल के समय माहू और दीमक का प्रकोप भी होता है। जैविक कीटनाशकों के नियमित प्रयोग से कोरिया जिले के कृषि विज्ञान केंद्र ने विधियों को अपनाकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रयास को भी अपनाया है।
किसान भाइयों, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सौंफ की फसलों के लिए किसानों को प्रति इकाई अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा लाभ पहुंचता है। सौंफ कम पानी की फसल है, जिसे शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी बाकी फसलों की तुलना में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। सौंफ एक बीजीय मसाला वाली फसल है, जिससे प्रति हेक्टेयर खर्चा काट कर भी शुद्ध लाभ किसान भाई कमा सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कोरिया जिला की कृषि विज्ञान केंद्र ने सौंफ की खेती कर अन्य किसानों के लिए मिसाल पेश की है। साथ ही उत्पादन क्षमता और सौंफ की खेती से होने वाली आर्थिक लाभ के बारे में भी किसानों को बताया है। सौंफ की लहराती फसल, उन्नत किस्मों के कई नाम, उन्नत और नई तकनीक के साथ कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया जिला के प्रगतिशील कृषकों को सौंफ की खेती किसानी से सौंफ की प्यारी महक पूरे राज्य में फैला रहे हैं। किसान भाइयों, आप भी अगर सौंफ की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। यदि हमारे किसान भाई वैज्ञानिक विधि से सौंफ की खेती करें तो आसानी से हमारे किसान भाई 15 से 20 क्विंटल तक सौंफ की उपज प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे किसान भाई बीज के उद्देश्य से सौंफ की खेती कर रहे हो तो हमारे किसान भाई आसानी से 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर सौंफ का बीज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सौंफ की आकर्षक खुशबू और स्वाद से तो हम परिचित ही हैं, लेकिन कोरिया क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस ओर सराहनीय कार्य भी किया है। साथ ही सौंफ की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करने की उन्नत संभावनाएं भी व्यक्त की हैं। यदि आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञों की सलाह से किसान भाई मधुमक्खी पालन की ओर सामने आए तो ये एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने वाला कार्य साबित हो सकता है। सौंफ की हरियाली जीवन में प्यारी महक के साथ साथ मधुमक्खियों को भी आकर्षित करती है, जो खेतों तक खींचे चले आते हैं और यही आर्थिक लाभ के मिठास की संभावनाएं भी साथ में लेकर आते हैं। किसान भाइयों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। अपने आप में खेती किसानी के साथ साथ अन्य कार्यों में समृद्ध होने जैसा है सौंफ की खेती के साथ मधुमक्खी पालन करना।